चलो तो स्टार्ट करते हैं एमडी के 2025 में नर्वस कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 लेक्चर, और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली नर्व इम्पल्स। अच्छा, अब नर्व इम्पल्स क्या होता है? तो हमें पता है कि हमारे पास मौजूद होता है एक अदद रिसेप्टर। ये रिसेप्टर किसी भी सिग्नल को डिटेक्ट करता है और सेंड कर देता है ब्रेन को। ब्रेन इस सिग्नल के लिए एप्रोप्रिएट रिस्पांस जनरेट करता है और इस रिस्पांस को भेज देता है ये इफेक्टर ऑर्गन तक, और इफेक्टर ऑर्गन हमारे लिए एक रिस्पांस प्रोड्यूस कर देता है। ऐसे ही है। अब ये जो रिसेप्टर ब्रेन तक सिग्नल भेजता है, हमें पता है ये सेंसी न्यूरॉन के ज़रिए भेजता है, सही है। और ब्रेन जो इफेक्टर तक सिग्नल भेजता है ये मोटर न्यूरॉन के ज़रिए भेजता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिसेप्टर जो सेंसी न्यूरॉन के ज़रिए सिग्नल भेज रहा है ब्रेन तक, ये किस फॉर्म में भेजेगा? तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के ज़रिए रिसेप्टर ब्रेन तक सिग्नल भेजेगा, फिर ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिल गई, ब्रेन को सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। इस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद उसको सेंड कर देगा टूवर्ड्स इफेक्टर ऑर्गन। ये भी किस तरह से सेंड करेगा? ये भी सेंड करेगा नर्व इम्पल्स के थ्रू। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे नज़र आता है कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे इशारा कर रहा है और बुला रहा है, तो मेरे आइज़ में मौजूद फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे उस पिक्चर को, और उसके बाद वो सिग्नल भेज देंगे नर्व इम्पल्स के थ्रू ब्रेन में। फिर ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन प्रोसेस करेगा कि वो मुझे क्यों बुला रहा है, मैं उसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। तो पास एक्सपीरियंस से ब्रेन इस सिग्नल को मैच करेगा और फिर ब्रेन इफेक्टर ऑर्गन को सिग्नल भेज देगा। इफेक्टर ऑर्गन को सिग्नल भेजेगा ब्रेन एप्रोप्रिएटली पास एक्सपीरियंस से मैच करके। मिसाल के तौर पे अगर मैं उसको नहीं जानता हूँ या फिर मुझे नहीं जाना हो, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं उसको मना कर दूंगा कि मैं नहीं आ रहा। या फिर अगर मैं उसको जानता हूँगा या फिर मुझे उससे कोई काम होगा, तो फिर मैं चले जाऊँगा, इफेक्टर ऑर्गन एप्रोप्रिएटली सेट हो जाएगा। जैसे अगर मुझे जाना होगा तो इफेक्टर ऑर्गन मेरे लेग्स के मसल्स होंगे जो कि कॉन्टैक्ट करेंगे और मैं चलता हुआ उसके बाद चले जाऊँगा। और अगर मुझे नहीं जाना होगा तो इफेक्टर मसल्स मेरे फेरिंग्स के मसल्स होंगे जो कि वोकल कॉर्ड्स से एक साउंड जनरेट करेंगे कि मुझे नहीं आना, सही। अच्छा, अब नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो नर्व इम्पल्स इज द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल signals that transmit throughout the length of neuron, so this is nerve impulse. अब नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन और जनरेशन समझने से पहले हमें कुछ पोटेंशियल समझने होंगे, हमें कुछ मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझने होंगे। तो लेट्स बिगिन अ टॉपिक नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले हम समझेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब हमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझ में आ जाएगा तो फिर हम जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द न्यूरोलेमा मीन्स मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको वोल्टेज भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज जो कि न्यूरोलेमा के अक्रॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे एक न्यूरोलेमा। देखो, रेस्टिंग कंडीशन पे जब न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स को कैरी नहीं कर रहा होता है, कोई भी इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता है, तो रेस्टिंग कंडीशन पे न्यूरॉन की अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूरॉन की बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है, उसके साइटोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और उसका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है
यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर वाले जो पोर्शन है वहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ड्यू टू दिस चार्ज डिफरेंस across द न्यूरोलेमा, इस न्यूरोलेमा के बीच में चार्ज डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सही। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ? ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि न्यूरोलेमा के अक्रॉस चार्ज डिफरेंस है, यानी बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। सही। अच्छा, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें समझ में आ गया। अब दो तरह के मेम्ब्रेन पोटेंशियल होते हैं जिनको हमें समझना है। एक तो होता है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस across न्यूरोलेमा when neuron is not conducting nerve impulse। जब न्यूरॉन नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, जब न्यूरॉन नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होता है, जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होता है, उस वक्त मेम्ब्रेन के ऊपर यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन न्यूरोलेमा के ऊपर जो चार्ज होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या चार्ज डिफरेंस होता है न्यूरोलेमा के अक्रॉस वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन। ये न्यूरॉन का एक पोर्शन हमने बना लिया। ये न्यूरॉन का इंट्रासेलुलर स्पेस है, इंट्रासेलुलर, और ये न्यूरॉन का एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है। सही है, दिस इज इंट्रासेलुलर स्पेस एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो क्या चार्ज डिफरेंस होता है जब न्यूरॉन किसी भी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता है? तो उस वक्त जो चार्ज डिफरेंस होता है वो इस तरह होता है कि अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की आउटर पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इनर पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों जनरेट हुआ? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ इस चार्ज डिफरेंस की वजह से। तो अगर हमें वो फैक्टर्स देखने होंगे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करवाते हैं, तो हमें देखना होगा कि व्हाट फैक्टर इस्टेब्लिश दिस चार्ज डिफरेंस। ये चार्ज डिफरेंस किस वजह से आया है? जिस वजह से भी ये चार्ज डिफरेंस आया होगा उसी की वजह से मेम्ब्रेन पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया होगा। तो हम देखते हैं वो फैक्टर्स जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करवाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फैक्टर्स विच establish resting membrane potential। वो फैक्टर्स जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करवाते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करवाता है, वो है दे आर मोर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन इनसाइड द न्यूरॉन। न्यूरॉन के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होता है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होने का क्या मतलब है? मतलब ऐसे प्रोटीन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूरॉन्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, इंट्रासेलुलर स्पेस में ज़्यादा होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कम होते हैं, जब भी इंट्रासेलुलर स्पेस में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखो, नेगेटिव चार्ज आने का ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। नेगेटिव चार्ज आने का ये मतलब है कि मिसाल के तौर पे अंदर पॉजिटिव चार्ज है 100 और नेगेटिव चार्ज है 130, तो ओवरऑल नेट चार्ज क्या आ जाएगा? -30। जबकि बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज
130 है तो नेगेटिव चार्ज 100 है, तो बाहर जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा 130। तो बाहर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, मगर ओवरऑल नेट अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो अंदर प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होती हैं जो इनसाइड द न्यूरॉन ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दूसरी वजह दे आर मोर नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट्स। हमें पता है फॉस्फेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये जो फॉस्फेट्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा होते हैं और बाहर कम होते हैं। मिसाल के तौर पे एटीपी कहाँ होता है, कहाँ बनता है, सेल के अंदर बनता है। कहाँ ज़्यादा होता है, सेल के अंदर ज़्यादा होता है। और एटीपी के पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के पास 3 फॉस्फेट होते हैं, यानी 3 नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह एडीपी कहाँ ज़्यादा होता है, सेल के अंदर ज़्यादा होता है। साइक्लिक एएमपी कहाँ ज़्यादा होता है, सेल के अंदर ज़्यादा होता है। तो इस तरह जो नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट्स हैं ये भी सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तीसरा है हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है इसकी एक्टिविटी की वजह से भी अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होता है। सही है। अच्छा, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को समझने से पहले हमें एक और चीज़ समझनी होगी, और वो ये चीज़ है कि न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और न्यूरॉन के बाहर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। होता दोनों तरफ है, न्यूरॉन के अंदर भी पोटेशियम आयन होता है, बाहर भी पोटेशियम आयन होता है, मगर न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है और न्यूरॉन के बाहर पोटेशियम आयन कम होता है। सेम इसी तरह अगर सोडियम आयन को कंसिडर करें हम, सोडियम आयन को, तो सोडियम आयन न्यूरॉन के बाहर ज़्यादा होता है और न्यूरॉन के अंदर सोडियम आयन कम होता है। सही है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं पोटेशियम आयन की, तो पोटेशियम आयन न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं सोडियम आयन की, तो सोडियम आयन न्यूरॉन के बाहर ज़्यादा होता है। सही, इस चीज़ को याद रखना कि पोटेशियम आयन अंदर ज़्यादा होता है, सोडियम आयन बाहर ज़्यादा होता है। अब सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप क्या करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप 2 पोटेशियम को अंदर मूव करता है, बाहर से अंदर मूव करता है, और 3 सोडियम को अंदर से बाहर मूव करता है। अब देखो सोडियम पहले ही बाहर ज़्यादा थे, इसने और सोडियम को बाहर निकाल दिया, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूवमेंट हुई है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ये मूवमेंट हुई है। तो दिस मूवमेंट इज़ नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए हमें इसको पंप करना पड़ेगा बाय एटीपी को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह 2 सोडियम को इसने अंदर पंप किया है, 2 पोटेशियम को अंदर पंप किया। पोटेशियम पहले ही अंदर ज़्यादा कंसनट्रेटेड थे, इसने और पोटेशियम को अंदर पंप कर दिया। ये भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और इसके लिए भी हमें एटीपी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सही। अच्छा, ये तो सोडियम पोटेशियम पंप की हमने एक्टिविटी देख ली। इससे अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे रिस्टोर हो रहा है, इससे नेगेटिव चार्ज अंदर कैसे मेंटेन हो रहा है? ऐसे मेंटेन हो रहा है कि 3 नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर नेट देखें हम, तो 1 पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? 1 पॉजिटिव चार्ज नेट की बात कर रहे हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज लीव द सेल। सही है। नेट 1 पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जाएगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज मुसलसल सेल से बाहर जा रहा है, तो इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज मेंटेन होगा। इसके अलावा 4th फैक्टर है हमारे पास, और ये लास्ट फैक्टर है, पोटेशियम लीकी चैनल का मतलब होता है अनगेटेड चैनल। लीकी चैनल का मतलब होता है अनगेटेड चैनल मतलब उसमें कोई गेट नहीं होगा, उसकी कोई रेगुलेशन नहीं होगी। तो पोटेशियम लीकी चैनल क्या करता है? पोटेशियम लीकी चैनल न्यूरॉन्स में मौजूद होता है, और ये न्यूरॉन्स से कंटिन्यूसली
पोटेशियम की मूवमेंट करवाता है। अब ये लीकी चैनल बस ओपन हो जाते हैं, पोटेशियम की मूवमेंट ऑटोमेटिकली होती है। अब हमें पता है पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है और बाहर पोटेशियम कम होता है, तो जाहिर सी बात है अगर पोटेशियम लीकी चैनल ओपन हो जाएगा तो पोटेशियम अपनी हाई कंसनट्रेशन से अपनी लो कंसनट्रेशन में मूव करेगा, यानी सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव करेगा। तो ये 4 फैक्टर्स थे जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करवाते थे, यानी अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज को इस्टेब्लिश करवाते थे। कि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, अंदर नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ज़्यादा होते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप 3 सोडियम को बाहर मूव कराते हैं, 2 पोटेशियम को अंदर मूव कराते हैं, जिसकी वजह से 1 पॉजिटिव चार्ज नेट लीव करता है सेल को। और चौथा है पोटेशियम लीकी चैनल, जिससे कंटिन्यूसली पोटेशियम बाहर जा रहा होता है और अंदर पोटेशियम कम और अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा होता है। इन सारी वजूहात की वजह से, इन 4 रीज़न की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अंदर की मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बाहर की मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर नेट पूछा जाए तो इसके ऊपर एक चार्ज डिफरेंस आ जाता है, और चार्ज डिफरेंस की वजह से ये जो चार्ज डिफरेंस है ये क्रिएट कर देता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। इसी वोल्टेज को हम कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू तुम लोगों को याद रखनी होगी, क्योंकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक वोल्टेज है, तो वोल्टेज की हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट। सही है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट। सही है, 70 क्या शो कर रहा है? चार्ज डिफरेंस को शो कर रहा है कि 70 चार्ज डिफरेंस है, और नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि हम अंदर के साइड से पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं। अगर बाहर से मेजर करते तो यही पॉजिटिव हो जाता। तो इससे हमें एक और MCQs के लिए एक और पॉइंट मिल गया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इनसाइड द न्यूरॉन। एनी पोटेंशियल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इनसाइड द न्यूरॉन। हमेशा हम न्यूरॉन के अंदर से पोटेंशियल को मेजर करते हैं। चलो बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये भी एक पोटेंशियल है, मगर ये न्यूरॉन के ऊपर पोटेंशियल उस वक्त है जब न्यूरॉन कोई मैसेज कंडक्ट कर रहा है, कोई एक्शन कंडक्ट कर रहा है। तो ये क्या है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस across the neurolemma when neuron is conducting any signal। जब न्यूरॉन कोई सिग्नल कंडक्ट कर रहा होता है तो उस वक्त न्यूरोलेमा के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर एक्शन पोटेंशियल। जो चार्ज डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर एक्शन पोटेंशियल। अब ये जनरेट कैसे होता है? ये हमने बना लिया न्यूरॉन का एक सेगमेंट या फिर एक्सॉन का एक सेगमेंट। ये हमारे पास इंट्रासेलुलर स्पेस है, दिस इज इंट्रासेलुलर स्पेस एंड दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। ये इंट्रासेलुलर स्पेस है, ये इंट्रासेलुलर स्पेस है और ये एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस है। तो हमें पता था इनिशियली इंट्रासेलुलर स्पेस में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, और एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। सही, पॉजिटिव चार्ज क्यों है? अगेन इस चीज़ को याद रखना होगा तुम लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज भी है मगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। और अंदर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि ओवरऑल अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है मगर अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। सही, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब हमें 3 चैनल्स को भी याद रखना होगा इसमें एक्शन पोटेंशियल को समझने के लिए। 3 चैनल्स को याद रखना होगा। एक चैनल यहाँ पे बनाता हूँ, दिस इज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। एक चैनल यहाँ पे बनाता हूँ, दिस इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। एक और चैनल होता है मगर अभी इन 2 चैनल को समझते हैं, उसके बाद फिर थर्ड चैनल समझ लेंगे। सही है, एक और चैनल भी होता है, अभी इन 2 चैनल्स को समझते हैं। तो हमारे पास देखो एक चैनल है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम चैनल का मतलब है ये सोडियम की मूवमेंट कराएगा। वोल्टेज गेटेड का मतलब क्या है कि एक खास वोल्टेज पे ये ओपन होगा और एक खास वोल्टेज पे क्लोज हो जाएगा। सेम यहाँ पे पोटेशियम चैनल मतलब ये पोटेशियम की मूवमेंट कराएगा। वोल्टेज गेटेड का क्या मतलब है? एक खास वोल्टेज में ओपन होगा और एक स्पेसिफिक वोल्टेज में ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं ये कैसे ओपन होगा। सबसे पहले ओपन होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। कैसे ओपन होगा? कैसे ओपन होगा ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि न्यूरॉन कब मैसेज को कंडक्ट करता है। जब कोई स्टिमुलस आता है,
जब कोई इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, कोई भी स्टिमुलस, अगर ये टच को के मैसेज को कैरी करने वाला न्यूरॉन है, तो जब टच इसको स्टिमुलेट करेगा, मिसाल के तौर पे जब कोई टच करेगा हमें पता चल जाता है उस बंदे ने टच किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि न्यूरॉन ने टच का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा दिया, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम टच करते हैं तो एक न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है और वो ब्रेन तक इस टच के स्टिमुलस को पहुंचा देता है, ऐसे ही है। तो जब भी हम टच करते हैं वो टच क्या करता है, वो स्टिमुलस है और वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के कौन से पार्ट को स्टिमुलेट करता है, दिस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सही है। और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो सोडियम की मूवमेंट होगी। अब हमें पता है सोडियम बाहर ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है, तो सोडियम की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, बाहर से अंदर की तरफ। अब ये जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को सिर्फ एक खास थोड़े से टाइम के लिए खोलता है। जैसे इसने खोला, अगर स्टिमुलस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इसने थोड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए खोला, अगर स्टिमुलस बहुत वीक है तो इसने शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए खोला, सही है। तो जैसे ही स्टिमुलस आता है, ये स्टिमुलस क्या करता है, इस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को खोल देता है और पॉजिटिव चार्ज अंदर जाना शुरू हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज अंदर जाएगा तो अंदर से नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से जो माइनस 70 मिलीवोल्ट जो चार्ज था, -70 मिलीवोल्ट जो चार्ज डिफरेंस था, वो कम होके -60 हो जाएगा, -60 मिलीवोल्ट, और वो कम होके -50 मिलीवोल्ट हो जाएगा, सही है। अगर तो स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो इतने देर तक खोलने में कामयाब रहा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को कि वोल्टेज -70 से -50 मिलीवोल्ट तक पहुंच गया। तो -50 मिलीवोल्ट ऐसा खास वोल्टेज है जिसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल कंटिन्यूअसली ओपन हो जाएंगे, कंटिन्यूअसली ओपन रहेंगे, सही है। तो -50 वो खास वोल्टेज है, सही है। तो इसलिए हम स्टिमुलस को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और दूसरा होता है हमारे पास सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, अ स्टिमुलस which stimulate the neuron, जो न्यूरॉन को स्टिमुलेट करे और क्या काउस करवा दे, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल काउस करवा दे, जिसकी वजह से हमें उसका पता चल जाए। या फिर दूसरे लैंग्वेज में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा स्टिमुलस जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इतने देर तक ओपन करे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से मूव करके -50 मिलीवोल्ट में आ जाए, क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कम कर रहा है, सही। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऐसा स्टिमुलस है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 से -50 मिलीवोल्ट पे पहुंचा दे। -50 मिलीवोल्ट वो खास वोल्टेज है जिसमें सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जब सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, सोडियम अंदर मूव करने लगेगा तो क्या होगा, मजीद मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम होगा, वो हम बाद में देखेंगे एक्शन पोटेंशियल में। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसको कहेंगे, अ स्टिमुलस विच कैन नॉट स्टिमुलेट द न्यूरॉन, एक ऐसा स्टिमुलस जो न्यूरॉन को स्टिमुलेट ना कर पाए, यानी इट कांट जनरेट नर्व इम्पल्स, वो नर्व इम्पल्स को जनरेट नहीं कर पाए, उसको हम क्या कहते हैं, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मिसाल के तौर पे अगर कोई तुम्हें जोर से टच करे तो तुम्हें इसका अंदाजा हो जाता है, ब्रेन को पता चल जाता है। ब्रेन को पता चलने का मतलब है कोई न्यूरॉन सिग्नल को लेकर चला गया ब्रेन तक। जब कोई न्यूरॉन ब्रेन तक सिग्नल को लेकर चला गया तो तुम्हें पता चल गया। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उस वक्त होता है जब कोई जोर से टच करे। मिसाल के तौर पर तुम्हारे हाथों में कोई मच्छर आगे बैठता है, सही, कोई मॉस्किटो बैठता है, उसकी वजह से तुम्हें पता नहीं चलता है कि मॉस्किटो तुम्हारे हाथों में बैठा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मॉस्किटो तुम्हें टच तो कर रहा है मगर वो इतना वीक टच है कि वो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस में आता है, यानी वो तुम्हारे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स यानी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट ही नहीं कर पाया, तुम्हारे न्यूरॉन को स्टिमुलेट ही नहीं कर पाया। जब तुम्हारा न्यूरॉन स्टिमुलेट ही नहीं होगा तो ब्रेन तक सिग्नल कौन लेकर जाएगा। तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस समझ में आ गया। अगर स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ज़्यादा देर के लिए वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को खोलेगा, जिसके लिए ज़्यादा सोडियम अंदर चले जाएंगे और मेम्ब्रेन पोटेंशियल -50 तक पहुंच जाएगा या -40 तक पहुंच जाएगा, थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर जाएगा। और अगर स्टिमुलस बहुत वीक प्रोवाइड करेंगे, हम हल्का सा स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को थोड़ी देर के लिए खोलेगा, जिसकी वजह से -70 से हो सकता है स्टिमुलस मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 तक पहुँच जाए, मगर वो थ्रेशोल्ड लेवल तक नहीं पहुँचेगी, सही। देखिए एक्चुअल में नर्व इम्पल्स किस तरह कंडक्ट होती है। तो देखो ये है
न्यूरॉन की अंदर की साइड, ये है न्यूरॉन की बाहर की साइड, अंदर की साइड नेगेटिव, बाहर की साइड पॉजिटिव। सही, अंदर की साइड नेगेटिव, बाहर की साइड पॉजिटिव। अब होगा क्या, जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा वैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो हमें पता है बाहर कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज ज़्यादा है, सोडियम। अंदर सोडियम कम है, बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर सोडियम कम है, तो सोडियम बाहर से अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा। जब सोडियम बाहर से अंदर मूव करेगा तो पहले अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -50 में ये स्टिमुलेट हुआ, तो -50 से जब सोडियम अंदर आएगा तो ये मजीद पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो अंदर की नेगेटिविटी कम हो रही है, ये -40 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -20, -10, फिर 0 हो जाएगा। 0 किस वक्त होगा, जब इतना पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा कि अंदर और बाहर पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर भी पॉजिटिव चार्ज, बाहर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जब दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, कोई चार्ज डिफरेंस ही नहीं होगा, और जब कोई चार्ज डिफरेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 हो जाएगा। उसके बाद मजीद पॉजिटिव चार्ज अंदर आएंगे तो ये प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, +10 अंदर हो जाएगा, +20 अंदर हो जाएगा, +30, +40, +40 तक ये जाता है। सही है, तो +40 तक अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होकर क्या हो जाएगा, +40 हो जाएगा। सही है, इसको दूसरे डायग्राम में समझते हैं। तो अंदर पहले नेगेटिव चार्ज था, अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बाहर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये एक खास वोल्टेज है +40 वोल्ट। ये एक ऐसा वोल्टेज है जिसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। देखो वोल्टेज गेटेड है, मतलब खास वोल्टेज पे ओपन होगा, खास वोल्टेज पे क्लोज हो जाएगा। तो +40 वो खास वोल्टेज है जिसमें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज हो गया, अब मजीद सोडियम अंदर नहीं आएंगे। और यही वो खास वोल्टेज है जिसमें वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो देखो सोडियम चैनल क्लोज हो गए, अब पोटेशियम चैनल ओपन हो गए। पोटेशियम चैनल क्या करेगा, पोटेशियम की मूवमेंट कराएगा। पोटेशियम अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो जब पोटेशियम की मूवमेंट होगी अंदर से बाहर, तो पहले पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज वापस से बाहर जा रहा है क्योंकि पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो अब ये +40 से कम होगा, +30 से +20, +20 से +10, +10 से 0, 0 से -10, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लॉस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के लॉस से अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, 20, -30, -40, -50, -60, -70, -80 और -90, ये -90 तक चला जाता है। उसके बाद -90 वो खास स्टिमुलस, वो खास वोल्टेज है जिसमें पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाता है। सही, -90 वो खास वोल्टेज है जिसमें पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाते हैं। अब पोटेशियम चैनल क्लोज हो गए, अंदर वापस से पहले अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था। जब सोडियम चैनल खुला, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, तो सोडियम आयन अंदर आना शुरू हुआ और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इस खास वोल्टेज में, अब इस खास प्रोसेस के बाद जब पोटेशियम ने बाहर मूव किया तो अंदर वापस से नेगेटिव चार्ज रीस्टोर हो गया और बाहर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सही, अच्छा, मगर आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो गई है। आयन पहले अंदर पोटेशियम ज़्यादा था, अब अंदर कौन सा आयन ज़्यादा हो गया, सोडियम ज़्यादा हो गया, कि पोटेशियम बाहर चला गया और सोडियम यहाँ से अंदर आ गया, सोडियम अंदर आ गया और पोटेशियम बाहर चला गया, तो अब इस आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। और ये क्या करेगा, ये 3 सोडियम को बाहर मूव करेगा और 2 पोटेशियम को अंदर। इस तरह सोडियम आहिस्ते आहिस्ते बाहर आना शुरू हो जाएगा, पोटेशियम आहिस्ते आहिस्ते अंदर जाना शुरू हो जाएगा। सही, ये तो हमने देखा एक मेम्ब्रेन की तरफ। सही, एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस किस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। अब एक बड़ा न्यूरॉन का सेगमेंट बना लेते हैं। ये एक बड़ा न्यूरॉन का सेगमेंट बना लिया हमने, ये इसकी सेल बॉडी है। सही है, दिस वन इज सेल बॉडी और ये इसका एक्सॉन है। अब होगा क्या, होगा ये कि अंदर तो नेगेटिव चार्ज है और बाहर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, कुछ इस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई स्टिमुलस आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और बाहर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया। सही है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज में अपने मेम्ब्रेन के आगे वाले हिस्से को स्टिमुलेट करेगा। सही है, और थोड़ी देर बाद ये खुद तो नेगेटिव हो जाएगा, ये खुद नेगेटिव हो जाएगा और ऊपर वाला मेम्ब्रेन का हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा। खुद तो नेगेटिव हो जाएगा, बाहर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। मगर ये जो पॉजिटिव चार्ज जब आया था तो इसने आगे वाले मेम्ब्रेन के हिस्से को स्टिमुलेट कर दिया था, जिसकी वजह से आगे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज हो गया था और बाहर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद
ये जब पॉजिटिव चार्ज बना यहाँ पे, तो इसने क्या किया, इसने अपने आगे वाले मेम्ब्रेन के हिस्से को स्टिमुलेट कर दिया, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आगे भी चले गए। इसने आगे वाले को स्टिमुलेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आगे चले गए, और ये पीछे से नेगेटिव होता गया, ये पीछे से नेगेटिव होता गया। तो होगा क्या, होगा ये अल्टीमेटली कि मेम्ब्रेन के एक हिस्से पे एक्शन पोटेंशियल आएगा, फिर ये एक्शन पोटेंशियल रिस्टोर हो जाएगा, मगर ये मेम्ब्रेन के अगले हिस्से में एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद ये जो अगला हिस्सा है ये अगले हिस्से में ट्रांसफर कर देगा, और पिछला हिस्सा रिस्टोर होते जाएगा। पिछला हिस्सा हमें पता है कि वापस से रिस्टोर हो जाएगा। कैसे रिस्टोर होगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के ओपन होने से। सही है, तो ये तो दो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने समझ ली। अब हम ग्राफ के जरिए समझते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सही, तो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया। एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले लेते हैं, और टाइम ले लेते हैं हम मिली सेकेंड्स में, और वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं वोल्टेज या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये ले लेते हैं मिली वोल्ट पे। सर यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, ये 0 वोल्ट है, सॉरी 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, -70 से स्टार्ट करेंगे, या -90 से स्टार्ट करते हैं। ये -90 है, -70, ये -50, ये -30, ये -10, और ये +10, और ये +30, और ये +50। सही है। अब हमें पता है कि हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है वो कहाँ रहता है, ये रहता है -70 में। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये -70 में एक्सटेंड कर रहा है। सही है, -70 में हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अचानक से होता क्या है, कोई स्टिमुलस आता है, कोई मच्छर आगे बैठते हैं मिसाल के तौर पे, या फिर हम ले लेते हैं हमारे ऑडिटरी रिसेप्टर्स की एग्जांपल। जब कोई बात करता है, जब कोई आवाज़ देता है तो हमें आवाज़ आती है। सही है, जब कोई तेज़ आवाज़ देता है तो हमें ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। सही, ऐसे ही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे दो इंसेक्ट्स आपस में बात करते हैं, हमें आवाज़ आती है, नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टिमुलस होता है वो बहुत ही कम होता है, तो उसको हम कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट होता है। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाता है। बात तो करते हैं, हमारे कानों में आवाज़ तो आती है, मगर वो जो आवाज़ आती है हमारे रिसेप्टर्स को, वो न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स स्टिमुलेट नहीं होता है। तो ये थी सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। उसके बाद किसी और ने आवाज़ दी, ज़ोर से आवाज़ दी, और वो बन गया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट हुआ, वैसे ही एब्रप्टली नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। सही है, और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा, +40 तक पहुंचा। उसके बाद इस +40 पे सोडियम चैनल क्लोज हो गया, पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज निकलने लगा सेल के अंदर से, और ये वापस से नीचे आना शुरू हो गया नेगेटिव की तरफ। लाइक दिस इज द ग्राफ। चलो अब ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ में ये जो चीज़ है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, जबकि ये जो चीज़ है हमारे पास, दिस इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जैसे ही कैरी हुआ, जैसे ही कंडक्ट हुआ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के कंडक्ट होने से इस पॉइंट पे, इस खास पॉइंट पे क्या हुआ, इस खास पॉइंट पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन्स। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गया। जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ तो तुम लोगों को याद है कि सोडियम बाहर मूव करने लगा, सोडियम अंदर मूव करने लगा। हमें पता है सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है। तो जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम अंदर मूव करने लगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर मूव करने लगा, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो गई, और ये -50 से +40 तक चला गया। एट +40 ये वो ख़ास वोल्टेज है जो कि स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, क्योंकि खास वोल्टेज है तो वोल्टेज गेटेड चैनल एक क्लोज होगा, और इसी खास वोल्टेज पे ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, इसी खास वोल्टेज पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज होगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होगा, तो हमें पता है पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है, तो पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। पोटेशियम जैसे जैसे बाहर की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिविटी सेल से बाहर जा रही है, तो ये वापस से नीचे नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, और पोटेशियम चैनल थोड़ा सा डिले हो जाता है क्लोज होने में, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। मतलब ज़्यादा पोटेशियम आयन अगर बाहर चले जाएगा, ज़रूरत से, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से नेगेटिविटी अंदर ज़्यादा हो जाएगी। तो सोडियम चैनल के डिले होने से हमारे पास एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन की मैं कुछ टर्म्स तुम लोगों को समझा देता हूँ। जैसे पीछे आ जाते हैं, ये खास
चार्ज डिफरेंस था, जिसमें मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था और मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था। ये जो खास स्टेट है, इसमें न्यूरोलेमा, ये जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की साइड, न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो खास स्टेट है, इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट, इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। सही है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और मेम्ब्रेन के अंदर के साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाहर के साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो हमने पोलराइज्ड स्टेट सेट की थी, अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव, ये तो डिस्टर्ब हो गई यहाँ पे, ये तो खराब हो गई। पॉजिटिव चार्ज अंदर ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज बाहर ज़्यादा हो गया। तो ये जो पोलराइज्ड स्टेट डिस्टर्ब हो गई है, इस स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट। सही, डीपोलराइज्ड स्टेट। सही। अब वापस आ जाते हैं अपने ग्राफ की तरफ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव चार्ज जो अंदर की तरफ था वो पॉजिटिव की तरफ चला गया। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, दिस इज डीपोलराइजेशन, यानी मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हो रही है। मेम्ब्रेन की क्या हो रही है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, मतलब मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पॉजिटिव होने जा रही है और उसके बाद मेम्ब्रेन वापस से क्या होने जा रही है, यहाँ पे दोबारा से पोलराइज होने जा रही है। तो दिस इज रीपोलराइजेशन। इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखना, जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, सही है, वो भी मैं अपलोड करूंगा एमसीक्यूज भी हर चैप्टर के। तो जब एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे उसमें इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे कि डीपोलराइजेशन कौन काउज करता है, तो उसका जवाब होगा ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। रीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। सही, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अच्छा, अब ये रीपोलराइजेशन हो रही है, मेम्ब्रेन रीपोलराइज हो रही है। अब ये जो स्टेट है, दिस स्टेट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो स्टेट होती है, इसको हम पोलराइज स्टेट कहते हैं। मगर ये क्या हो गया, ये तो पोलराइज स्टेट से भी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई, इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। सही है। और ये हाइपर पोलराइजेशन के काउज एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। हाइपर पोलराइजेशन क्यों काउज हुआ, तो हाइपर पोलराइजेशन काउज हुआ ड्यू टू डिले इन क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल क्योंकि थोड़ी देर ज़्यादा ओपन रह गया तो ज़्यादा पोटेशियम लॉस हो गया, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लॉस हो गया तो नेगेटिव चार्ज अंदर बढ़ गया, नेगेटिविटी अंदर बढ़ गई। तो क्यों हाइपर पोलराइजेशन होती है, ड्यू टू डिले इन क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल। सही। और इसका बहुत ही खास रोल है। अच्छा, अब ये रीपोलराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो, मेम्ब्रेन में क्या होना चाहिए था, अंदर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, मगर एक खास जगह पे अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही है। इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या फिर इसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। अभी जो डीपोलराइजेशन है, ये डीपोलराइजेशन आगे वाले मेम्ब्रेन के हिस्से को भी डीपोलराइज कर देगी। सही है। और खुद ये क्या हो जाएगी, खुद ये हो जाएगी रीपोलराइज, खुद ही हो जाएगी रीपोलराइज। मतलब रीपोलराइज का मतलब क्या है, मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज दोबारा आ जाएगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो डीपोलराइजेशन है, ये आगे वाले मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से होगा ये कि नर्व इम्पल्स हमेशा आगे से आगे मूव करती जाएगी। अब इसमें हाइपर पोलराइजेशन कैसे रोल प्ले कर रहा है, तो देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आगे वाले मेम्ब्रेन को भी स्टिमुलेट करता है और पीछे वाले मेम्ब्रेन, देखो पीछे वापस से नेगेटिव हो गया तो ये पीछे वाले मेम्ब्रेन को भी स्टिमुलेट करता है। मगर आगे वाला मेम्ब्रेन होता है पोलराइज स्टेट में और पीछे वाला होता है हाइपर पोलराइज स्टेट में। और तुम लोगों को पता है कि हमें अगर खोलना है सोडियम चैनल तो हमें -50 तक पोटेंशियल को पहुंचाना होगा। अब पोलराइज स्टेट में -70 से -50 तक पहुंचाना आसान है, मगर हाइपर पोलराइज स्टेट में -90 से -50 तक पहुंचाना मुश्किल है। तो इसलिए ये कभी भी डीपोलराइजेशन की वेव पीछे की तरफ दोबारा नहीं जाती है, हमेशा आगे की तरफ जाती है। क्यों, हाइपर पोलराइजेशन की वजह से, क्योंकि -90 से -50 करना बहुत मुश्किल काम है, जो कि नहीं हो पाता है, और -70 से -50 हो जाता है। सही। तो ये हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, हाइपर पोलराइजेशन ensures forward movement of wave of depolarization। wave of depolarization जो है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। सही। अच्छा, ये तो हो गया। अगर हम अपने वापस से नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन में आए तो नर्व इम्पल्स क्या थी, वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। यहाँ पे हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की वेव थी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक और दूसरा है केमिकल। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कब आएगा, जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा। हमें पता है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। सही है। और हमने यहाँ पे देखा कि जब सोडियम चैनल ओपन होता था तो सोडियम बाहर से अंदर मूव करता था, यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर मूव कर रहा है। और जब पोटेशियम चैनल ओपन होता था तो पोटेशियम अंदर से बाहर मूव करता था। तो
चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने से क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आ जाता है। और ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है ये फॉरवर्ड की डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। सही। अब हमें देखना है केमिकल कंपोनेंट। केमिकल कंपोनेंट हमें देखेंगे साइनेप्स के अंदर। तो अब हमें देखना है साइनेप्स। चलो बेटा अब पढ़ते हैं साइनेप्स। साइनेप्स की डेफिनेशन है कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होती है उसको बोलते हैं साइनेप्स। देखो हमें पता है कि एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन को अगर हम स्टिमुलेट कर दें, तो इस स्टिमुलेशन के बाद इसमें वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जनरेट हो जाती है, और ये जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन है ये एक्सटेंड करती है, यानी मेम्ब्रेन का ये वाला हिस्सा जो डीपोलराइज है ये आगे वाले को स्टिमुलेट कर देगा, ये वाला हिस्सा जो डीपोलराइज है ये आगे वाले को स्टिमुलेट कर देगा, और ये डीपोलराइजेशन हमेशा फ्लो करेगी सामने की तरफ। तो दिस इज वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। सही है। मगर जब ये नर्व इम्पल्स पहुंच जाएगी टर्मिनल तक, तो इस न्यूरॉन के बीच में और दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक गैप है। सही। ये गैप जो है ये इलेक्ट्रिसिटी यानी आइंस का फ्लो नहीं कवर कर सकता। इसके लिए हमें कोई केमिकल चाहिए होगा जो इस न्यूरॉन से रिलीज हो और इस न्यूरॉन को जाके स्टिमुलेट करे। सही। कोई केमिकल चाहिए होगा, तो इसको हम कहते हैं केमिकल कंपोनेंट। तो साइनेप्स में कौन इन्वॉल्व होता है, केमिकल इन्वॉल्व होता है। सही। जो कि केमिकल एक न्यूरॉन से निकलता है और दूसरे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है। सही है। वो न्यूरॉन जो कि साइनेप्स से पहले मौजूद है उसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और वो न्यूरॉन जो कि साइनेप्स के बाद मौजूद है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो देखो ये दिस इज साइनेप्स, ये क्या है हमारे पास साइनेप्स, ये साइनेप्स है, ये वाला जो रीजन है दिस इज कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, और इसको हम कहते हैं साइनेप्स। सही है। अब साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से केमिकल निकलेगा और ये केमिकल स्टिमुलेट करेगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को, और ये केमिकल क्या होगा, दिस केमिकल विल बी न्यूरो ट्रांसमीटर। ये केमिकल कोई न्यूरो ट्रांसमीटर होगा। सही। अच्छा तो अब यहाँ पे बना लेते हैं हम एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और यहाँ पे बना लेते हैं एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। सो दिस इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का हमने सिर्फ एक मेम्ब्रेन बनाया है, तो दिस विल बी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी साइनेप्स के बाद जो न्यूरॉन है इसकी भी हमने मेम्ब्रेन बनाई है, तो दिस विल बी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। नाउ अभी जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं एक्सॉन। सही है। क्योंकि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में हमेशा एक्सॉन होता है जो आगे की तरफ सिग्नल भेजता है, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सिग्नल को रिसीव कर रहा है। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन हमेशा क्या होगा, डेंड्राइट होगा। सही। तो इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखना कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्सॉन होगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डेंड्राइट होगा। सही। अच्छा ये बीच में जो स्पेस नज़र आ रही है दिस स्पेस, इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इस स्पेस को हम कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस स्पेस को हम कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सही है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो कि लिंक्ड होंगे सोडियम चैनल से। सही है। इनका नाम हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे कुछ वेजिकल्स होंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, यानी एक्सॉन टर्मिनल में कुछ वेजिकल्स होंगे जिनके अंदर ये वेजिकल्स हैं कुछ जिनके अंदर क्या स्टोर है, जिनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर है। न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर है। जब एक्शन पोटेंशियल वेव ऑफ डीपोलराइजेशन यहाँ एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचती है तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो वेजिकल्स के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर फील्ड है यहाँ पे रिलीज हो जाता है, और जब ये यहाँ पे रिलीज होता है ये जाके इस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है, और ये रिसेप्टर्स कुछ ऐसा मैकेनिज्म इनिशिएट कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। उन्हीं मैकेनिज्म्स को हमें पढ़ना है। तो दोबारा से यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बना लिया हमने, और यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन बना लिया। सही है। हमें पता है ये सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि एक्शन पोटेंशियल रीचेस टू एक्सॉन टर्मिनल ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, यानी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन
और अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डीपोलराइज हो जाएगी स्टेट। सही है। ये जब वेव पहुंचेगा इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल विल बी ओपन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चैनल्स होंगे जिनको हम कह रहे हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जैसे ये खास वोल्टेज पाएंगे +40 मिलीवोल्ट, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और कैल्शियम की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और अंदर कम होती है, तो कैल्शियम कहाँ मूव करना शुरू कर देगा, अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, कैल्शियम रश इनसाइड द न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम जाना शुरू हो जाएगा। सही। अब हमें एक बात और पता है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में तो पहले से बने हुए वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होता है। तो जब कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करेगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को पुश करेगा मेम्ब्रेन की तरफ, न्यूरोट्रांसमीटर को पुश करेगा किसकी तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ। तो कैल्शियम यहाँ पे क्या कर रहा है, कैल्शियम मूव्स द प्री फॉर्म्ड वेसिकल, प्री फॉर्म मतलब पहले से बने हुए, प्री फॉर्म्ड वेसिकल्स विच आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर, जो किससे भरे हुए हैं, जो भरे हुए हैं विच आर फिल्ड विथ न्यूरो ट्रांसमीटर, किसकी तरफ मूव करेगा, टूवर्ड्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा। सही। अच्छा, अब एक और डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे ताकि इस चीज़ को समझ सकें अच्छे से। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब होगा क्या, ये न्यूरॉन जैसे जैसे ये वेसिकल्स जैसे जैसे आएंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास, ये फ्यूज़ हो जाएंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। इस तरह प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। सही है। अच्छा, हुआ क्या, वेसिकल्स फ्यूजेस विथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो गए। अब जिस तरह से ये फ्यूज़ होंगे उस तरफ से मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगी इस तरीके से। सही है। और वेसिकल्स के अंदर जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सही है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। सही है। तुम लोगों ने एक्सोसाइटोसिस पढ़ा होगा। तो एक्सोसाइटोसिस इसी को कहते हैं जब वेसिकल्स आगे फ्यूज़ हो मेम्ब्रेन से और मेम्ब्रेन वहाँ से डाइजेस्ट हो जाए और चीज़ें बाहर निकल जाए। तो फ्यूज़ वेसिकल से क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स मूव्स आउटसाइड कहाँ मूव करेंगे, इनटू द दिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो स्पेस है इसको हमने साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा था, तो इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहाँ मूव करेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। सही है। इनसाइड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट मूव करेंगे। सही। सो दिस इज 5th पॉइंट एंड दिस इज 6th पॉइंट। 7th पॉइंट देखते हैं अब क्या होगा। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बाइंड कर जाएंगे यहाँ पे रिसेप्टर्स से। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये केमिकल को अपने साथ बाइंड कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को, और साथ में ये एक चैनल से भी लिंक्ड है। इन चैनल का बहुत स्पेसिफिक नाम है, बहुत अच्छा नाम है। इन चैनल को हम कहते हैं लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। सही है। लाइगेंड गेटेड का क्या मतलब है, लाइगेंड हम कहते हैं बायो में केमिकल को, किसी भी केमिकल को हम लाइगेंड कहते हैं। सही है। लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल क्या मतलब है, ये एक सोडियम चैनल है जो सोडियम की मूवमेंट कराएगा एक खास केमिकल के आने पे, और ये खास केमिकल कौन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, चीज़ें समझ में आ गई कि न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा रिसेप्टर्स से। कहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होंगे, और उसके नतीजे में होगा क्या, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल विल बी ओपन। लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जब लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो सोडियम मूव करना शुरू कर देगा अंदर की तरफ, क्योंकि सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है। तो सोडियम जब अंदर की तरफ मूव करेगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर की मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी अंदर की मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी और बाहर की मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से 9वां पॉइंट, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड
इनसाइड द न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। सही है, तो ये हमने देख लिया जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सही, इसका क्विक सा ओवरव्यू क्या होगा, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। सही है, एक न्यूरॉन को किसी स्टिमुलस ने स्टिमुलेट किया इस तरीके से, इसने क्या जनरेट शुरू कर दिया, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, जो कहाँ तक गई, जो ट्रेवल करते करते गई एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन एक्सॉन टर्मिनल तक गई। एक्सॉन टर्मिनल से कुछ केमिकल रिलीज है, वो केमिकल जाके लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल को स्टिमुलेट किए और अगले न्यूरॉन में भी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन जनरेट हो गए। इसको हम कहते हैं जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमने ये भी देख लिया कि नर्व इम्पल्स किस तरह जनरेट होती है और ये भी देख लिया नर्व इम्पल्स किस तरह ट्रांसमिट होती है। और नर्व इम्पल्स के हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को भी देख लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होते हैं, केमिकल कंपोनेंट भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कब होता है, जब सेम न्यूरॉन में ट्रांसमिट करना हो। ये देखो, सेम न्यूरॉन में ट्रांसमिट करना था इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और साइनेप्स में साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, केमिकल कंपोनेंट। तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए केमिकल कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। सही है, तो डेट्स ऑल अबाउट पार्ट 2 ऑफ द नर्वस कोऑर्डिनेशन। सही है, अब मिलते हैं थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह।